आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा 2021 सामान्य अध्ययन परीक्षा तिथि 22/12/2021 को पेज नंबर 95 से शुरू करते हैं। लिखा है, भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय नारायण मेधजी लोखंडे यानी NM लोखंडे को दिया जाता है। नारायण मेधजी लोखंडे। वर्ष 1890 में महाराष्ट्र में नारायण मेधजी लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की और वर्ष 1998 में उन्होंने मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 98 में मराठी में दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। दूसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में घोषित नोबेल शांति पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन यह है कि मारिया रेसा तथा डिमिट्री मुराटोव ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार जीता है। दूसरा है, इस वर्ष के पुरस्कार के दोनों विजेता पत्रकार हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं। वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा तथा डिमिट्री मुराटोव ने संयुक्त रूप से जीता है। पेशे से दोनों पत्रकार हैं। उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मारिया रेसा न्यूज साइट रैपल्ट की को फाउंडर हैं। मारिया रेसा न्यूज साइट रैपल्ट की को फाउंडर हैं। को मतलब सहयोगी फाउंडर हैं न्यूज साइट रैपल्ट की। उन्होंने फिलीपींस में सत्तावादी ताकत के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। वहीं डिमिट्री मुराटोव ने स्वतंत्र समाचार पत्र नोवाजा गजेटा निकाला था। उन्होंने रूस में फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा के लिए दशकों तक काम किया है मुराटोव ने। तो मुराटोव और मारिया रेसा। अगला क्वेश्चन सही सुमेलित नहीं है इसमें कोई एक, तो उसको ढूंढना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो ऋग्वेद, कौशिकतकी और ऐतरेय ब्राह्मण सही है। ये ऋग्वेद से ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? कौशिकतकी और ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद से कौन है? शतपथ तैतरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद से रिलेटेड जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ तैतरीय ब्राह्मण। और सामवेद से रिलेटेड है पंचविंश, षंडविंश, अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तड़। ऋग्वेद से कौशिकतकी और ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद से शतपथ तैतरीय ब्राह्मण, सामवेद से पंचविंश, षंडविंश, अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तड़ और अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण। ये 4 दिए गए हैं, तो इनका सही सुमेलित होगा ऋग्वेद से कौशिकतकी और ऐतरेय ब्राह्मण, यजुर्वेद से शतपथ तैतरीय ब्राह्मण, सामवेद से पंचविंश, षंडविंश, अद्भुत तथा जैमिनी प्राप्तड़ और अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था? तो भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री BN राव थे। भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री BN राव थे। कैबिनेट मिशन के तहत गठित संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई और सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
किंतु 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। किंतु 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष तथा बी.एन. राव को संवैधानिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया। अगला है अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव। कौन सा देश 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया? तो अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के लिए 18 नए सदस्य देश निर्वाचित हुए हैं। अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के लिए 18 नए सदस्य देश निर्वाचित हुए हैं, जिनमें एशिया प्रशांत समूह के लिए भारत, कजाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के लिए 18 नए सदस्य देश निर्वाचित हुए हैं, इसमें से एशिया प्रशांत महासमूह के भारत, कजाकिस्तान, कतर और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अफ्रीकी समूह के लिए बेनिन, कैमरून, एरिट्री, गाम्बिया तथा सोमालिया है। बेनिन, कैमरून, एरिट्री, गाम्बिया तथा सोमालिया है। पूर्वी यूरोपीय देशों से लुथियानिया और मॉन्टीनेग्रो है। लुथियानिया और मॉन्टीनेग्रो है। लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के समूह के लिए अर्जेंटीना, होंडुरास और पराग्वे। लातिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के समूह के लिए अर्जेंटीना, होंडुरास और पराग्वे। पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य समूहों के लिए फिनलैंड, लग्जमबर्ग और अमेरिका को चुना गया है। पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य समूहों के लिए फिनलैंड, लग्जमबर्ग और अमेरिका को चुना गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया? तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 को तथा 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा इस अधिनियम के प्रावधान 10 जनवरी 2020 से लागू हैं। 10 जनवरी 2020 से लागू इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। भारत आए हुए विभिन्न 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वन्य जीव अभ्यारण्य और व्यवस्थित, जैसे महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है वो जनपद ललितपुर में स्थित है। लाख बहोसी अभ्यारण्य ये जनपद कन्नौज में है। किशन वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है। कैमूर अभ्यारण्य अंतर मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में है। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद में है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जनपद लखीमपुर में है। लाख बहोसी अभ्यारण्य जनपद कन्नौज में है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में। कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है? तो अमिन दीवी द्वीप। बाकी जैसे रूटलैंड द्वीप, नारकोंडस द्वीप तथा बोमोपा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं, जबकि अमिन दीवी द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। अमन दीवी द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है। बाकी रूटलैंड द्वीप, नारकोंडम द्वीप और बोमपोका द्वीप
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप हैं। विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं और इस समिति का कार्य सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। संसद के दोनों सदनों में इस समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों में इस समिति का गठन किया जाता है। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य तथा राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। अच्छा, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, तो ये कथन सही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, ये नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुका है, किंतु अयोध्या तथा जेवर यानी नोएडा में निर्माणाधीन है। लखनऊ, वाराणसी तथा कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या तथा जेवर में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसमें दिया गया है चौथा। तीसरा है कुशीनगर, अयोध्या चौथा है, नोएडा पांचवा, जेवर नोएडा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम का अनुसार कीजिए। देखिए, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर करवाया, 1194 में। तो सबसे पहले तो यही हो जाएगा। फिर कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में करवाया, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का। सिरी फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, सिरी फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो सबसे पहले आएगा ये कुवत उल इस्लाम का मस्जिद का निर्माण 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आएगा 2.5 दिन का झोपड़ा 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर। फिर सिरी फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी, वो तो कुतुबुद्दीन के बाद ही हुआ ना। सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। तो इस तरीके से ये होता चला गया। इल्तुतमिश तो पहले ही आया था, तो खिलजी वाला बाद में होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मणिपुर से ये रेखा नहीं गुजरती है, तो मणिपुर इसमें गलत है। आगे की ले रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ है? माँ वाले अक्षर 2 ही आते हैं, मध्य प्रदेश और मिजोरम, है ना। कर्क रेखा मध्य प्रदेश और मिजोरम। आगे कह रहा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा नीति आयोग के सभी सदस्य शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक महत्वपूर्ण संगठन है जो देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बाध्य है। देश की विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बाध्य है। अच्छा, किस शहर को भारत के 100वें स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है? तो जो शिलांग है, आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मेघालय की राजधानी शिलांग को 100वां स्मार्ट शहर के रूप में चुना गया है। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट शहर योजना की शुरुआत की थी।
जिसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करें और एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं स्मार्ट तरीके से संसाधनों का प्रयोग करें। 15वां है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद जो 72 है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों में सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। 72 में क्षमादान, 78 में ये कहता है राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है 74 में, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और 78 में ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों में सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा ऐसी सूचना मांगी जाए। और अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा के सक्रिय विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 16वां क्वेश्चन है, कौन अक्टूबर 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी? तो अक्टूबर 2021 के विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक बनी। पहली भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक बनी। 19 वर्षीय अंशु ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल बाउट में 19 वर्षीय अंशु ने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल बाउट में संयुक्त राज्य अमेरिका की जो 2016 ओलंपिक चैंपियन थी हेलेन लुइस को फाइनल में हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अब तक भारतीय महिला पहलवान अलका तोमर 2006, गीता फोगाट 2012, बबीता फोगाट 2012 और विनेश फोगाट 2019 कांस्य पदक जीतने में सफल रही हैं। 17वां क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध हैं? तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 5 में संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। और भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। और भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 5 में संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। भाग 5 में संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, कहाँ पर अवस्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है। पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत जिले में स्थित है।
पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत जिले में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है। और सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1957 में की गई। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य पीलीभीत जिले में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है। सोहागी बरवा जीव विहार महाराजगंज जिले में स्थित है। चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में। पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य पीलीभीत में। सोहागी वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में स्थित है। और चंदौली वाला चंदौली जिले में जो है चंद्रप्रभा 1957 78 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह ये तो थे, लेकिन खुदीराम बोस नहीं थे। खुदीराम बोस वो पहले हो गए थे 1925 से पहले। वो तो 11 या 8 में उनको 1908 या 9 में उनको तो फांसी दे दी गई थी। देखिए, काकोरी ट्रेन कांड से खुशीराम का संबंध नहीं है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को किंग्सफोर्ड एक था, उस पर बग्घी पर बम फेंकने के आरोप, जिसमें 2 महिलाएं खत्म हो गई थी, उसकी पुत्री और पत्नी। वो फिर भी नहीं मरा था। 1908 को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई 11 अगस्त 1908 को। जबकि काकोरी ट्रेन कांड से राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद सक्रिय रूप से संबंधित थे। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को कब महामारी घोषित किया? तो 11 मार्च 2020 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया। 11 मार्च 2020 को कोरोना को महामारी घोषित करते हुए WHO ने कहा कि इस वायरस से 10 मार्च 2020 तक विश्व भर से 4300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए इसे महामारी कहा जा सकता है। किसी भी बीमारी की महामारी तब घोषित किया जाता है जब वह एक से ज़्यादा देशों में फैल जाए और लोगों के सामने जीवन का संकट पैदा कर दे। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था? तो राजराज चोल शासक जो राजराज के शासनकाल में प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। चीन में व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने वाले चोल शासक थे। चीन में व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने वाले चोल शासक थे राजराज राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग प्रथम थे। चोल शासक थे राजराज राजेंद्र प्रथम तथा कुलोतुंग प्रथम। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 1077 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम ने 72 व्यक्तियों का एक व्यापारिक विशिष्ट मंडल चीन भेजा था। 1077 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम ने 72 व्यक्तियों का एक व्यापारिक शिष्ट मंडल चीन भेजा था और इस मंडल को चीन में तमिलों के लिए अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। 72 व्यक्तियों का व्यापारिक शिष्ट मंडल भेजा था चीन 1177 में कुलोतुंग प्रथम और राजराज राजेंद्र प्रथम, और इस मंडल को चीन में तमिलों के लिए अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। अच्छा, सही चयन कीजिए। एक तरफ खनिज है, दूसरा खान है। जैसे तांबे की खान है तलोजा तरेगांव, लौह अयस्क है बैलाडीला, मैग्नीज है बालाघाट, अभ्रक है नेल्लौर। तांबा है तलोजा तरेगांव, लौह अयस्क है बैलाडीला, मैग्नीज है बालाघाट, अभ्रक है नेल्लौर। अभ्रक कहाँ, खान का नाम क्या है अभ्रक की? नेल्लौर। मैग्नीज के खान का बालाघाट। लौह अयस्क
बैलाडीला, तांबा, तलोजा, तरेगांव। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा कब की गई? तो 2015 में। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं वर्षगांठ के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को की गई। 140वीं वर्षगांठ के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव तथा विभिन्न संस्कृतियों की लोगों में आपसी समझ और घनिष्ठता को बढ़ाया जा सके, जिससे भारत की एकता और अखंडता और मजबूत होगी। इसका उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच जुड़ाव तथा विभिन्न संस्कृतियों की लोगों में आपसी समझ और घनिष्ठता को बढ़ाया जा सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2015 140वीं वर्षगांठ सरदार पटेल की, जिससे भारत की एकता और अखंडता और मजबूत होगी। यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। यह अभियान देश की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को पहचानने और उजागर करने में भी मदद करेगा। अच्छा, घटना और कालक्रम। साइमन कमीशन 1927-28, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, संविधान निर्मात्री 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 माह कैबिनेट मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। साइमन कमीशन 1927-28। अच्छा, साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने किसे पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने पंडित जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया। पंडित जगन्नाथ शाहजहां, मुगल बादशाह जहांगीर और शाहजहां के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि और साहित्य आलोचक थे। पंडित जगन्नाथ, यही जगन्नाथ रत्नाकर भाई। तो ये तो 25 ही क्वेश्चन हुए। आगे देखते हैं, फिर एक है 2021 में राज्य उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड सहायक अध्यापक प्रधानाचार्य परीक्षा 2021 का सामान्य अध्ययन पेपर है। 100 पेज पे लिखा है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर को समाप्त किया? तो जजिया कर 1884 में शायद 64 में खत्म हुआ था, सॉरी। तो अकबर ने पहली बार जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। इससे पहले इसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, युद्ध बंदियों को दास बनाकर वो वाला दास प्रथा को समाप्त किया 62 में। 64 में जजिया कर। 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। 63 में तीर्थ यात्रा कर, 64 में जजिया कर, 62 में यह दास प्रथा। अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के जो राजा थे वीर साल, उनके महलों में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानू बेगम के गर्भ से अकबर का अवतार हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में 14 फरवरी को ही 1556 को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। 14 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को पंजाब में जो गुरदासपुर जिला है उसके निकट एक कालानौर स्थान है, वहाँ पे हुआ था। कालानौर, गुरदासपुर जिला, पंजाब। 14 फरवरी 1556। 14 वर्ष 1542, 15 अक्टूबर 1542 में जन्म। वीर साल के अमरकोट के वीर साल के यहाँ हमीदा बानू बेगम। 63 में यहाँ तीर्थ यात्रा, 62 में यहाँ दास प्रथा और 64 में जजिया कर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में कौन निर्वाचित हुए? तो अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन को अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, हरिपुरा अधिवेशन। और 1939 में भी ये त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, परंतु महात्मा गांधी से मतभेद के कारण अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, हरिपुरा अधिवेशन। 1939 में ये त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए,
परंतु महात्मा गांधी से मतभेद के कारण अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने की थी। 1946 ईस्वी में मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य JB कृपलानी ने की थी। 40 में रामगढ़ में अबुल कलाम आजाद, 46 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी। 1948 में जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया के 48 में, लेकिन निर्वाचित नहीं हुई। निर्वाचित तो सुभाष चंद्र बोस ही हुए। 1948 में जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी, 46 में JB कृपलानी मेरठ और 1940 में अबुल कलाम आजाद रामगढ़। अच्छा, किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से 1874 ईस्वी में हटाया गया। इन्हें 1869 में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा देने की मंजूरी मिल गई, परंतु उम्र के विवाद के कारण रोक लगा दी गई। 1869 में परीक्षा में मंजूरी तो मिल गई, लेकिन उम्र के कारण 1871 में रोक लगा दी गई। 1871 में इन्हें फिर से मंजूरी मिली और फिर वो सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थापित किए गए, परंतु वो जल्दी ही नस्ली भेदभाव के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। 1879 में 79 में इन्होंने दी बंगाली समाचार पत्र को आरंभ किया तथा 1895 और 1902 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ये है, तो कौन इसमें सही होगा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से 1874 में हटाया गया। 69 में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा देने की मंजूरी मिल गई, परंतु उम्र के विवाद के कारण रोक लगा दी गई। 1871 में इन्हें फिर से मंजूरी मिली और वो सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थापित किए गए, परंतु ये जल्द ही नस्ली भेदभाव के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। 1879 में इन्होंने दी बंगाली समाचार पत्र का आरंभ किया और 95 और 1902 में 1895 और 1902 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया था। तो ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन जो है जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। इन्होंने सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर ब्राह्मी अक्षरों में अंकित दान शब्द के आधार पर ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की। इन्होंने सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर ब्राह्मी अक्षरों में अंकित दान शब्द के आधार पर ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। इन्होंने सर्वप्रथम चीनी के स्तूप पर ब्राह्मी अक्षरों में अंकित दान शब्द के आधार पर ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला तैयार की। अगला है हर्यक राजवंश। देखिए, सही सुमेलित कीजिए। देखिए, हर्यक राजवंशों का सही कालक्रम। हर्यक राजवंश 544 ईस्वी पूर्व से 442 ईस्वी पूर्व तक चला। 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। फिर उसके बाद में नंद वंश इसके बाद में आएगा। 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व तक चला। मौर्य वंश आएगा 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक। और शुंग राजवंश आएगा उसके बाद मौर्य वंश के 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक। ये सही कालक्रम है। हर्यक वंश 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। नंद वंश 344 ईस्वी पूर्व से 324 ईस्वी पूर्व तक। 44 24 20 ही साल चलो।
फिर मौर्य वंश आ गया 323 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक, और शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 74.04%। जनगणना 2011 के अनंतिम सैकड़ों आंकड़ों के अनुसार जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04% है। साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% एवं महिला साक्षरता दर 65.46%। इसमें पुरुष साक्षरता दर 74.04% और पुरुष साक्षरता दर 82.14%। पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46% है। परंतु 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73.0% है। परंतु 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73.0% है, जिसमें 80.9% पुरुष और 64.6% महिलाएं। 64.6% महिलाएं, 80.9% पुरुष। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73.0%। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन दिया गया है? तो 1000 करोड़। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 1000 करोड़ रुपए का आवंटन। इस योजना के द्वारा प्रदेश के गांवों में खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए तथा गांव के बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, इस योजना के द्वारा प्रदेश के गांवों में खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए तथा गांव के बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बजट में गांव में ओपन जिम का प्रावधान के साथ साथ खेल के मैदान के लिए जमीन भी आरक्षित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना 1000 करोड़ रुपए का आवंटन गांव में खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए तथा गांव के बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस बजट में गांव में ओपन जिम का प्रावधान, साथ ही साथ खेल के मैदान के लिए जमीन भी आरक्षित की जाएगी। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा मृदा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। जिसके द्वारा मृदा पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। मृदा अपरदन भौतिक क्रिया। मृदा पदार्थ जल अथवा वायु के माध्यम से स्थानांतरित होती है। मृदा पदार्थ जल अथवा वायु के माध्यम से स्थानांतरित होती है। मृदा क्षरण का मुख्य कारण बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्री लहरें, हिमानी क्षरण आदि है। मृदा क्षरण का मुख्य कारण बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्री लहरें, हिमानी क्षरण आदि हैं। मृदा क्षरण का मुख्य कारण बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्री लहरें, हिमानी क्षरण आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहते हैं। मतलब बायोडायवर्सिटी क्या कहते हैं? जैव विविधता। देखिए, किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहते हैं। इसके अंतर्गत आनुवंशिकी विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, विभिन्न प्रकार के जैविक समुदाय, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र आदि को शामिल किया जाता है। आनुवंशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, विभिन्न प्रकार के जैविक समुदाय,
विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र आदि को शामिल किया जाता है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापते हैं तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापते हैं। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि जिसके कारण अशांति एवं बेचैनी महसूस हो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि जिसके कारण अशांति एवं बेचैनी महसूस हो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। WHO ने ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में 45 डेसिबल तथा रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया है। ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में 45 डेसिबल और रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया है। कुछ ध्वनि स्रोत तथा उनकी तीव्रता देखिएगा। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में मापते हैं। उच्च तीव्रता वाली ध्वनि जिसके कारण अशांति एवं बेचैनी महसूस हो ध्वनि में प्रदूषण कहते हैं। रात्रि में 45 डेसिबल और 35 डेसिबल, दिन में 45 डेसिबल WHO ने ध्वनि की तीव्रता का स्तर दिन में रखा। अच्छा, सामान्य बातचीत 20 से 30 डेसिबल में हो जाती है। उच्च आवाज में बातचीत 60 डेसिबल हो। हवाई जहाज की ध्वनि 90 से 120 डेसिबल। अंतरिक्ष यान की 140 से 179 डेसिबल। वाह, सामान्य बातचीत को डेसिबल 20 से 30 डेसिबल होती। उच्च आवाज में बात करिए तो 60 डेसिबल हो जाएगी। हवाई जहाज के लिए ध्वनि 90 से 120 डेसिबल। अंतरिक्ष यान 140 से 179 डेसिबल। अच्छा, कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो वायरस जनित रोग रेबीज है। मियादी बुखार, ल्यूकीमिया और फाइलेरिया ये वायरस जनित रोग नहीं है, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। जबकि रेबीज जो है वायरस होता है। वायरस जनित रोग और भी हैं, जैसे एड्स है, चेचक है, पोलियो है, डेंगू ज्वर है, ट्रेकोमा है, खसरा है। एड्स, चेचक, पोलियो, डेंगू ज्वर, ट्रेकोमा, खसरा आदि। मियादी बुखार बैक्टीरिया जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। मियादी बुखार बैक्टीरिया जनित रोग है जो किससे होता है? साल्मोनेला टाइफोसा। ल्यूकीमिया जो है ये रक्त कैंसर है जो रक्त और अस्थिमज्जा में संबंधित है। ल्यूकीमिया रक्त कैंसर है जो रक्त और अस्थिमज्जा से संबंधित है। फाइलेरिया यह रोग अनेक प्रकार के सूत्रकृमियों के कारण होता है। फाइलेरिया अनेक प्रकार के सूत्रकृमियों के कारण होता है। ल्यूकीमिया रक्त कैंसर है जो अस्थिमज्जा से संबंधित है। मियादी बुखार बैक्टीरिया जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन है? ईसीजी, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के माध्यम से हृदय के विद्युतीय गति का ग्राफी प्रदर्शन किया जाता है। इसके द्वारा दिल से संबंधित बीमारियों का पता लगता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, रक्त वाहिकाओं में परेशानी, हार्टरीज में ब्लॉकेज, जैसे ऑक्सीजन की कमी, रक्त वाहिकाओं में परेशानी, आर्टरीज में ब्लॉकेज, नसों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द, जलन इत्यादि। इसके द्वारा दिल में संबंधित बीमारियों का पता लगता है, जैसे ऑक्सीजन की कमी, रक्त वाहिकाओं में परेशानी, आर्टरीज में ब्लॉकेज, नसों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द, जलन इत्यादि। आगे ये कुछ दिए गए सूत्र वगैरह, इसको देख लेते हैं, इसमें नहीं पढ़ पाएगा। आगे कह रहा है कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? अच्छा, समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक के उदाहरण हैं ये जितने भी हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, ऐसे तत्व को समस्थानिक कहते हैं। अच्छा, कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो टमाटर में सीट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सीट्रिक एवं मैलिक अम्ल पाया जाता है। सीट्रिक एवं मैलिक अम्ल पाया जाता है। सीट्रिक अम्ल एक दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है। सीट्रिक अम्ल एक दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है
जो नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि टार्टरिक अम्ल इमली में तथा लैक्टिक अम्ल दुग्ध पदार्थों में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में और लैक्टिक अम्ल दुग्ध पदार्थों में पाया जाता है। टमाटर में सिट्रिक एवं मैलिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल एक दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है जो नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है। पेरिस में 21वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 2015 में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन पेरिस, फ्रांस में 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 को संपन्न हुआ था। 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 को संपन्न हुआ था। पेरिस समझौते का लक्ष्य औद्योगिक काल के पूर्व के स्तर की तुलना में पेरिस समझौते का लक्ष्य औद्योगिक काल के पूर्व के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखता है। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाने हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाने हैं। पहली बार इस समझौते को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का भी प्रयास किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 21 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 को संपन्न हुआ। कब से? 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 को संपन्न हुआ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP21। पेरिस समझौते का लक्ष्य औद्योगिक काल के पूर्व के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए विशेष प्रयास किए जाने हैं। पहली बार इस समझौते को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का भी प्रयास किया गया। अगला क्वेश्चन है, एस्कार्बिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। एस्कार्बिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। इसको विटामिन सी भी कहते हैं एस्कार्बिक अम्ल को। नींबू चूंकि खट्टा फल है इसीलिए एस्कार्बिक अम्ल को नींबू के साथ सुमेलित माना जाएगा। एस्कार्बिक अम्ल खट्टे फलों में। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में। फार्मिक अम्ल किस में होता है? दूध में नहीं, लाल चींटियों में होता है भैया। माल्टोज माल्ट में होता है। माल्टोज किस में होता है? माल्ट में। और एस्टिक अम्ल सिरके में। सिरके में होगा एस्टिक अम्ल, सिरके में एस्टिक अम्ल। और माल्ट इसमें दिया गया है दही, दही नहीं, एस्टिक अम्ल सिरके में, माल्टोज माल्ट में, फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में, एस्कार्बिक अम्ल खट्टे फलों में। अच्छा, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक किससे संबंधित है? तो सार्थक अपतटीय गश्ती जहाज है। अपतटीय सार्थक भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज है। इसका शुभारंभ 13 अगस्त 2020 को किया गया था। 5 अपतटीय गश्ती जहाज की श्रृंखला में OPV सार्थक चौथे स्थान पर है। OPV सार्थक इसे मेन इन इंडिया के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसकी अधिकतम गति 26 समुद्री मील है। इसकी अधिकतम गति 26 समुद्री मील नॉट है। इस जहाज को 2 इंजन वाले एक हेलीकॉप्टर, उच्च गति वाली 4 नावों इस जहाज को 2 इंजन वाले एक हेलीकॉप्टर, उच्च गति वाली 4 नावों और स्विफ्ट बोर्डिंग एवं तलाशी व बचाव ऑपरेशन के लिए एक हवा वाली नाव को चढ़ाने और ले जाने के अनुरूप बनाया गया है। शुभारंभ कब किया गया सार्थक का अपतटीय गश्ती जहाज का? 13 अगस्त 2020 को। 5 अपतटीय गश्ती जहाज की श्रृंखला में OPV सार्थक जो है चौथे स्थान पर है। 5 जहाज हैं तो OPV सार्थक चौथे स्थान पर है। इसे मेक इन इंडिया के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसकी अधिकतम गति 26 समुद्री मील है। मील मतलब नॉट।
इस जहाज को 2 इंजन वाले एक हेलीकॉप्टर, उच्च गति वाली 4 नावों और स्विफ्ट बोर्डिंग एवं तलाशी व बचाव ऑपरेशन के लिए एक हवा वाली नाव को चढ़ाने और ले जाने के अनुरूप बनाया गया है। अच्छा, कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शामिल प्रदेश बना? तो कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का संपन्न किया जाता है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का संपन्न किया जाता है। लक्षद्वीप से पहले सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया था। लक्षद्वीप से पहले सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया था। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का संपन्न किया जाता है। कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों का संपन्न किया जाता है। लक्षद्वीप से पहले सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य घोषित किया गया था। अच्छा, घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। जैसे फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 में हुई। फिरोज शाह मेहता ये पहले भाई के बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। हाँ, फिर साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 भाई, बिल्कुल सही। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 2030 भाई, तो सही पहले हुई। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। साइमन आयोग की नियुक्ति 8 नवंबर 1927। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। अच्छा, नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। अभिनव भारत के ही एक सदस्य पांडुरंग महादेव आमटे को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। अभिनव भारत के ही एक सदस्य पांडुरंग महादेव आप्टे को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। तो क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। अगला है 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 17.5% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जो चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की दूसरे स्थान पर है। 2011 में 17.5 विश्व की जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच।
असम, हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य। ध्यान देना, कुमायूं, सतलज और काली। पंजाब, सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, और फिर सतलज और काली के बीच में कुमायूं, और सतलज और काली के बीच में कुमायूं, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, फिर सतलज और काली के बीच में कुमायूं, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब, और सतलज और काली के बीच में कुमायूं, और काली और तिस्ता नदी के बीच में नेपाल। असम, हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है। असम, तिस्ता और दिहांग, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल। अच्छा, हरित क्रांति संबंधित है तो हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों से उत्पादन से है संबंधित। हरित क्रांति 1960 के दशक में, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलांग द्वारा शुरू किया गया था। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलांग द्वारा शुरू किया गया था। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलांग द्वारा। भारत में हरित क्रांति के जनक मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक मुख्य रूप से एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। अच्छा, भारत का कौन सा समुद्री तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है? तो भारत का जो चक्रवात से प्रभावित वाला है जो वो है उड़ीसा। उड़ीसा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है। भारत की संपूर्ण तटरेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट, चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। भारत का उड़ीसा समुद्री तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित रहता है। भारत की संपूर्ण तटरेखा, विशेष रूप से पूर्वी तट, चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है, पश्चिमी तट। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल खंड है उत्तर रेलवे खंड, जिसका मुख्यालय उत्तर रेलवे का है नई दिल्ली। इस मंडल के अंतर्गत दिल्ली प्रथम, दिल्ली द्वितीय, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद डिवीजन आता है। दिल्ली प्रथम, दिल्ली द्वितीय, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ तथा मुरादाबाद डिवीजन आता है। तो इसमें एक संख्या दी गई F अनुपात 216, L अनुपात क्या होगा? इस प्रकार F 6 किलो जब क्यूब करोगे 216, तो L किलो का 1728 ऑप्शन सही हो जाएगी। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन रीजनिंग करो दो गो ये देख लो। कह रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर, ठीक 8 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो वो चलो कहीं कहीं पश्चिम का यहाँ कितने किलोमीटर? 8, फिर उत्तर चलो 6, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट कर दो, 100 आई जाइए, 10 किलोमीटर दूर पर है। क्यूब निकाल। अगला कहता है प्रयागराज से गंगा है तो अयोध्या से क्या है? सरयू है। 31वां क्वेश्चन है जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वह कहलाती है जलोढ़। जल के द्वारा वहन होने वाली मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। यह मृदा नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित होती है। इन मृदाओं में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का अभाव होता है इन मृदाओं में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाश्म का
अभाव होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, तिलहन, दलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बाढ़ के मैदान की कॉप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है तथा पुरानी कॉप जो अपरदन से अप्रभावित होती है बांगर कहलाती है। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। तो भोज्य एवं भक्षक के रूप में कहलाता है भोजन श्रृंखला। भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध भोजन श्रृंखला कहलाता है। इसका निर्माण कई पोषी स्तर के जीव आपस में मिलकर करते हैं। भोजन श्रृंखला विभिन्न क्रमिक पोषण स्तरों की संयुक्त श्रृंखला होती है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर सुपोषित जीवों का होता है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर सुपोषित जीवों का होता है, जिसके अंतर्गत हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अच्छा, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? तो समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को बेंथिक कहते हैं। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को बेंथिक कहा जाता है। बेंथिक जीव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे जल की गुणवत्ता के अच्छे संकेतक होते हैं। बेंथिक जोन यानी नितल स्थल क्षेत्र जल के निम्नतम स्तर का पारिस्थितिक क्षेत्र है। यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे सूक्ष्म बेंथिक जीव इस क्षेत्र में रहते हैं और जिन निम्न श्रेणी के जानवरों के लिए भोजन के स्रोतों के रूप में उपलब्ध होते हैं। अच्छा, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है। इसके द्वारा प्रतिदिन 4000 मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। 4000 मेगावाट घंटा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, तो सामर्थ्य कितनी होगी? प्रतिदिन 4000 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। पावर मतलब W गुणे टी। अभी कोई पावर मतलब सामर्थ्य, तो सामर्थ्य है 200। समय कितो दोगो है? समय दोगो ने 1 दिन यानी 24 घंटा। सूत्र के अनुसार P बराबर W/T, तो 200 बराबर W मतलब विद्युत ऊर्जा और 24, तो W बराबर 200 गुणे 24, तो 200 के 48 मेगावाट घंटा, 4800 मेगावाट घंटा। तो प्रति घंटा। अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी का। यहाँ इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। 28 फरवरी 1928 को भौतिक विज्ञानी CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस खोज के लिए CV रमन को 1930 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से संबंधित किया गया था। अच्छा, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया? तो भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम गोवा राज्य ने पूर्ण किया। इस मिशन की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को मोदी के द्वारा की गई। 15 अगस्त 2019 को। वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता के तहत पिछले 30 महीनों में 5.77 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया गया। गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुद्दुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में हर ग्रामीण घर में नल से जलापूर्ति हो रही है। भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में धार्मिक त्योहार थाई पूसम मनाया जाता है। थाई पूसम त्योहार तमिल हिंदू समुदाय द्वारा मनाया जाता है जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन। थाई पूसम शब्द एक महीने के नाम और एक तारे के नाम का मेल है। थाई पूसम एक महीने का नाम और एक तारे का नाम,
यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। यह त्यौहार केरल में थाई पूयम के रूप में मनाया जाता है। थाई पूसम थाईलैंड में तमिलनाडु में, यहाँ केरल में हो जाए थाई पूयम के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार यूएसए, श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड जैसे अन्य देशों में भी तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड। अच्छा, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश ने किसानों की आय बढ़ाने हेतु 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। इसके लिए सरकार कृषि मेले का आयोजन कर किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीकी और उपकरणों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराती है। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो 2020 का बुकर पुरस्कार स्टाकिक अमेरिकन लेखन डगलस स्टुआर्ट स्टाकिस अमेरिकन, उनका उपन्यास क्या है? सग्गी बेन, SCHUGGI, सग्गी बेन के लिए दिया गया। सग्गी बेन। वर्ष 2021 के लिए बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट को उनके उपन्यास दी प्रामिस के लिए दिया गया। अफ्रीका के नाटककार 2020 में यहाँ तो बुकर पुरस्कार स्टाकिस अमेरिकन लेखक डगलस स्टुआर्ट का यहाँ उपन्यास सग्गी बेन के लिए 2 गो, और 2021 के लिए बुकर पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार डेमन गलगुट को उनके उपन्यास दी प्रामिस के लिए दिया गया। अगला है, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो मैदान नदी पर। भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध मैदान नदी पर निर्मित होगा। मैदान नदी काबुल की सहायक नदी है। सहतूत बांध काबुल शहर की स्वच्छ पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा। सहतूत बांध काबुल शहर की स्वच्छ पेयजल जरूरतों को पूरा करेगा, सिंचाई के लिए जल प्रदान करेगा तथा बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के प्रयासों में सहायता करेगा, और क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा। सिंचाई के लिए जल प्रदान करेगा तथा बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के प्रयासों से सहायता करेगा, और क्षेत्र को बिजली भी प्रदान करेगा। अच्छा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया? GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। इसके माध्यम से लगभग सभी घरेलू अप्रत्यक्ष करों, पेट्रोलियम, मादक पेय और स्टाम्प शुल्क को छोड़कर एकीकृत कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि GST को लागू करने के लिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से 3 नए अनुच्छेद 246A, 269A तथा 279A में जोड़ा गया। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से 3 नए अनुच्छेद 246A, 269A तथा 279A में जोड़ा गया। 42वां क्वेश्चन है, पुद्दुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो पुद्दुचेरी केरल में तो आएगा नहीं, मद्रास में आएगा पुद्दुचेरी वो चेन्नई की तरफ तो है ही पुद्दुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, किसके अनुसार? 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 214 को होगा प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन 231 में कह दोगे संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। 231 में औकात है, 14 में औकात है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 217 को होगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद संबंधी प्रावधान 217 में। तो पुद्दुचेरी कहाँ? मद्रास। अगला, कौन सी भारत प्रशासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो देखिए,
भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी DYARCHY डायरकी की स्थापना की गई थी, न कि केंद्र में। इसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया था। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों का पुनः 2 भागों में बांटा गया, नंबर 1 सुरक्षित विषय और नंबर 2 हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से तथा हस्तांतरित विषयों का शासन भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता है। उल्लेखनीय है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 ईस्वी में शुरू किया और 1010 ईस्वी के मध्य कराया, चोल शासक राजराज प्रथम ने। इन्हीं के नाम पर इस मंदिर को राजेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। 66 मीटर है। इस बृहदेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया है। वाह! अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है? तो अटल इनोवेशन मिशन यानी नवाचार मिशन उद्यमशीलता विकास से संबंधित है। अटल नवाचार मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना, विभिन्न हितधारकों को मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना तथा जागरूकता पैदा करना इत्यादि है। उल्लेखनीय है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है। भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वन है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक वन है। इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है तो मिजोरम आई जाएगी 84.53%, अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय 76%, मणिपुर 74.34% और नागालैंड 73.90%। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। मिजोरम में 84.53, नागालैंड में 73.90, इन्हें एक बीच में अरुणाचल, मेघालय और मणिपुर आवत। प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम टॉप पर है, वही से मध्य प्रदेश। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो कृष्णा, कावेरी और महानदी तो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक के पास में होता है। मैकाल पर्वत, यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। लंबी कितनी? 1312 किलोमीटर। निकलती कहाँ? मैकाल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक के पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा, कावेरी तथा महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो 1946 में, मार्च 1946 में आया। जनवरी में नहीं आया, मार्च 1946 में आया।
इस मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस एवं अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी एलेक्जेंडर थे। अध्यक्ष थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी एलेक्जेंडर। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी और संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत कर दी। अध्यक्ष थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा एवी एलेक्जेंडर। भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, तो भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वह राष्ट्रपति के पश्चात देश का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है। राष्ट्रपति के पश्चात जो 63 अनुच्छेद में नहीं उपराष्ट्रपति है अमेरिका वालों। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल कईमा दोगो 67 में यहाँ 63 में यह बताओगे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किंतु कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम जोड़ी गई 11वीं अनुसूची 29 विषय वाली। इसके द्वारा पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अर्हताएं, निरर्हताएं, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। तो इस तरीके से इसमें 50 क्वेश्चन हुए 106 पेज तक। थैंक यू।